नमस्कार, मैं हूं ललित और बंसल न्यूज की इस खास पेशकश लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का वो बेबाकी के साथ जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ सके इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से दीपक शर्मा जी मौजूद हैं, जो शर्मा कोचिंग क्लास के डायरेक्टर हैं, और साथ में मौजूद हैं राखी विश्वकर्मा, जो 11th मैथ साइंस की स्टूडेंट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले दीपक जी आपसे शुरुआत करता हूं। आप इस नोबल प्रोफेशन में कब से हैं, कब से आप टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, और थोड़ा कुछ अपने बारे में बताइए सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं विगत 12 वर्षों से अशोका गार्डन क्षेत्र में शर्मा कोचिंग क्लासेस नाम से अपनी संस्था को संचालित कर रहा हूँ, जिसमें बहुत से बच्चे काफ़ी टाइम से यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अध्ययनरत कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, मुझे करीब 12 साल हो गए हैं और मेरी कोचिंग अशोका गार्डन में सुंदर नगर में स्थित है, जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक संचालित होती है, जिसमें सभी बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो या किसी भी क्षेत्र का हो या कितना भी गरीब हो या जैसा भी बच्चा हो, सभी को हम बहुत बड़ी बारीकी से बहुत अच्छे से वहाँ पर पढ़ाते हैं। कितनी स्ट्रेंथ होगी सर आपके कोचिंग क्लास में? सर मेरी कोचिंग क्लास में 120 के समथिंग स्ट्रेंथ है। हर बैच में मैं 20 से 25 के समथिंग स्टूडेंट रखता हूं, ताकि मैं उन पे अच्छे से फोकस कर सकूं और उन्हें अच्छे से पढ़ा सकूं। और क्या केवल मैथ साइंस या इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट और भी हैं जिनमें आप कोचिंग करते हैं? जी सर, मैं 6 से 10 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और 11-12 में मैथ और फिजिक्स पढ़ाता हूं। बाकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए हमारे यहाँ टीचर्स आते हैं, जिसमें केमिस्ट्री के लिए कायनात मैडम है और बायोलॉजी के लिए भी कायनात मैडम है, जो केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों बच्चों को पढ़ाती हैं और वो भी काफ़ी अच्छे से बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से उन्हें पढ़ाती हैं। दीपक जी, एक सवाल और है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि एक तो हॉबी होती है, हमको पढ़ाना है किसी को, या पढ़ाने में ये कहते हैं कि हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आता है। ये आपको कब से लगा और क्यों यही क्षेत्र आपने चुना? हाँ, एक्चुअली सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ जी, और मैं जब अपनी तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे भी लगा कि क्यों ना पढ़ते पढ़ते बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, ताकि जितना ज्ञान हमको है या हमें आता है वो हम बच्चों को बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकें, उन्हें बता सकें और वो भी हमारी तरह पढ़ सकें। तो ये मेरे माइंड में 2012 में आया, जब मैं यूपीएससी के लिए एंटर हुआ कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। तो फिर मैंने इसी के साथ साथ बच्चों को भी तैयार किया कि मैं 11-12 भी पढ़ाता हूँ, 6 to 10 भी पढ़ाता हूँ, और साथ में यदि किसी बच्चे को यूपीएससी की गाइडलाइन चाहिए हो या उसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो वो मैं भी उन्हें समय समय पर बताता रहता हूँ। ठीक, चलिए अब राखी से बात करेंगे। और राखी, आपको कब लगा ऐसा कि आपको कोचिंग क्लास की मदद लेनी चाहिए? क्योंकि आप घर पे भी पढ़ती होंगी, स्कूल में भी पढ़ती हैं, क्यों आपको लगा कि कोचिंग क्लास जाना चाहिए? जी, कई बार क्या होता है कि स्कूल्स में हम जाते हैं तो इंडिविजुअल हर स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं दे सकते, मतलब सभी पे ध्यान देना होता है, और कई डाउट्स भी हमारे निकलते हैं जो कि मतलब हम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। कई बार मतलब हॉलीडेज़ में भी बीच में आ जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम से पहले, तो फिर इस टाइम पे कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि मतलब हमारी कोचिंग में है कि हम कभी भी सर को कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही सवाल पूछने वाला था कि आपको क्यों लगा कि शर्मा कोचिंग क्लास ही जाना चाहिए? यहाँ के बारे में आपको क्या आपके दोस्तों ने बताया, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको पता चला, या कैसे पता चला? जी, मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने सजेशन दिए कि यहाँ जाना चाहिए। पीसीएम की काफ़ी अच्छी कोचिंग है और सर मैथ्स और फिजिक्स तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे लगा कि इनके यहाँ जाना चाहिए, और ये हमेशा अवेलेबल होते हैं कि कभी भी आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कभी भी क्लियर कर सकते हैं 24 आवर्स। तो फिर आपका अनुभव क्या रहा यहाँ कोचिंग क्लास में? जब से आ रही हैं आपके सारे तमाम जो डाउट्स है वो क्लियर हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, काफ़ी डाउट्स तो निकलते हैं, क्लियर हो जाते हैं। सर पहले ही हमारा सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं एंड देन फिर हमारे टेस्ट शुरू करते हैं, जिसमें पता चलता है कि हम कितना मतलब अभी कितना हमें और मेहनत करना है, तो हम फिर उतनी मेहनत करते हैं, तो सर की वजह से काफ़ी रिजल्ट में फ़र्क भी दिखता है। जी दीपक जी, आपके यहाँ किस तरह से पढ़ाया जाता है? मतलब पढ़ाने की अलग अलग टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या दोनों ही टेक्निक से आप पढ़ाते हैं बच्चों को? जी सर, बिल्कुल सर, मैं दोनों ही तरीके से पढ़ाता हूँ। उससे ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आउट ऑफ स्टेशन है या कहीं वो बाहर गया हुआ है, तो वहाँ पर वो ऑनलाइन क्लासेस के मोड से पढ़ सकता है। यदि उसके पास बाहर जाके कोई टाइम है और वो वहाँ पर थोड़ा फ्री है, तो वो ऑनलाइन वहाँ क्लास अटेंड कर सकता है। नहीं तो मैं उसकी एक वीडियो क्लिप बनाकर भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ताकि जो बच्चा नहीं आ पा रहा है या जिसके पास ज़्यादा तकनीकी नहीं हो पा रही है, तो वो कोचिंग संस्था में आ जाता है। और यदि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है तो वो फिर बाहर दूर बैठकर भी उससे अपनी मदद ले सकता है और पढ़ लेता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं जो नहीं आ पाते। कई बच्चों के पेरेंट्स भेजना भी नहीं चाहते कोचिंग क्लास में, क्यों समय नहीं होता या किसी और वजह होती है। तो ऐसे में जो ऑनलाइन मोड है वो बड़ा काम का होता है। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, देखिए आजकल तो बच्चे घर पे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और शायद मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से बने रहने के कारण उनसे कनेक्शन की वजह से भी करते होंगे। क्या आपको लगता है मोबाइल का इस्तेमाल सही है या फिर वो गलत है? कितना हेल्पफुल है पढ़ाई के लिए और कितना नुकसानदायक है, दोनों ही बताइए। देखिए सर, मोबाइल हमारे लिए यूज़फुल भी है और बैड भी है। जैसे कि हम जानते हैं कि मोबाइल से हम अपने जो डाउट्स जैसे कोचिंग में भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जो नहीं आ पाती हैं, तो हम मोबाइल से कर लेते हैं। बट बच्चा उसका गलत उपयोग करता है, वो पढ़ाई की जगह मोबाइल में अदर एक्टिविटी में शामिल हो जाता है और वो अपना पढ़ाई से ध्यान हटाकर ज़्यादातर अलग एक्टिविटी में ही लगा रहता है, जिसकी वजह से बच्चे के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा बैड हो जाती है। जबकि उसे ये सोचना चाहिए कि यदि ये पेरेंट्स ने हम पर भरोसा करके हमें मोबाइल दिया है, तो हम उसका अच्छे से अच्छा पढ़ाई में यूज़ करें। जो चीज़ हमें नहीं आ रही है हम उसे कर लें या हम उससे एक्स्ट्रा कर लें। एक्स्ट्रा करने के बाद हम अपने फ्रेंड्स को भी बता सकें कि देखिए हमने ये चीज़ पहले से तैयार कर ली है, हमको ये आने लगी है, तो हम इसे शेयर कर लें। क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान एक दूसरे में डेवलप होगा, बढ़ता जाएगा वो। तो मोबाइल यूज़फुल भी है और उनके लिए काफ़ी खतरनाक भी है, क्योंकि यदि मोबाइल में वो दिन भर पढ़ाई की जगह अदर चीज़ों में ऐड रहेंगे, सोशल एक्टिविटी में ऐड रहेंगे, तो फिर वो अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाएंगे, जिससे उनको काफ़ी लॉस होगा। इसीलिए मैंने ये पूछा, क्योंकि आपने कहा कि ऑनलाइन मोड में भी आप पढ़ाते हैं, तो मोबाइल का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। स्टडी मटेरियल भी आजकल मिल जाता है और बहुत सारी पढ़ाई में हेल्प भी मिलती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसका खास ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं देखनी है। आप मानेंगी राखी इस बात को? जी सर, मानूंगी कि काफ़ी हार्मफुल भी है हम लोगों के लिए और काफ़ी फ़ायदे में भी हैं। जैसे कि सर हमें कई बार हमें डाउट्स होते हैं तो हम फ़ोन पे भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे डाउट्स कभी पढ़ते टाइम भी निकल जाते हैं, तो फ़ोन के ज़रिए हम क्लियर कर लेते हैं। एंड कई बार ग्रुप्स वगैरह भी होते हैं जिस पे सर समरी वगैरह वर्क वगैरह डालते हैं, तो वो सही भी होता है और बुरा भी होता है। राखी, टाइम का आप मैनेजमेंट कैसी करती हैं? क्योंकि देखिए एग्ज़ाम अब बहुत मेरे ख्याल से मार्च में एग्ज़ाम है, तो बहुत कम वक्त बचा है, तो ऐसे में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए ये रिवीजन का समय है, तो आप कैसे टाइम मैनेज करती है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है? जी ये क्वेश्चन अच्छा है। पहले तो सबसे पहले हमें टाइम टेबल अपना मैनेज करना चाहिए। सर हमेशा से हमें टाइम टेबल के लिए बोलते हैं कि अपने एक टाइम टेबल बनाओ, अपना एक रूटीन बनाओ, कितना टाइम आपको कितने सब्जेक्ट्स को देना है। तो मैं टोटल 6 आवर्स पढ़ाई करती हूँ, तो मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको 1-1 आवर्स देती हूँ और जो टफ़ सब्जेक्ट हैं उनको ज़्यादा टाइम देती हूँ, बिकॉज ताकि वो अच्छे से हो जाएं। और एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो मतलब ऐसा रहता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है उन पे ज़्यादा टाइम ना दें, अपना जो बन रहा है उन पे रिवीजन करें, तो ये बेटर रहता है। बिल्कुल। चलिए सर आपसे भी पूछूंगा दीपक जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, पढ़ने के लिए आते हैं, 1 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, किस तरह से आप जो है बच्चों को टाइम मैनेजमेंट करना सिखाते हैं? और आप खास तौर पर क्लास में जितना सब्जेक्ट बचा है उनका रिवीजन करना है या जितना बचा हुआ सिलेबस उसको कंप्लीट करना है, किस तरह से ध्यान देते सर? देखिए सर, ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के पास टाइम कम है या वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो मैं सबसे पहले उसको एक टाइम टेबल बनवाता हूँ। या तो आप पर हावर्स के हिसाब से बनाइए या पर सब्जेक्ट के हिसाब से, कि या तो फिर आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, और नहीं तो फिर आप 1-1 आवर्स हर सब्जेक्ट को दें। इसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है तो उसमें आप अपना स्कूल का वर्क करें। स्कूल का वर्क करने के बाद यदि और भी आपको टाइम नहीं बच रहा है, नहीं हो पा रहा है,
तो आप उस क्वेश्चन को भी इकट्ठा करके उस टाइमली संडे के दिन मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा देता हूँ। जैसे किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होता है तो उसके लिए 2 या 3 आवर्स की एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पर बच्चे अपना डाउट्स आराम से क्लियर कर सकते हैं कि हाँ सर हमने ये सम्स किए थे बट हमको नहीं आए, या ये डेरिवेशन या न्यूमेरिकल हम कर रहे थे बट हमको समझ में नहीं आया है, तो वो संडे को जो एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है उसमें वो कर लेते हैं। दीपक जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए सबकी ग्रास्पिंग अलग अलग होती है ना, हर बच्चा उनका IQ लेवल भी अलग अलग होता है, लेकिन सब पर ध्यान देना जरूर है क्योंकि वो पढ़ने के लिए आए हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो किस तरह से, क्या जो वीक स्टूडेंट है उन पर कुछ ज्यादा ध्यान देते हैं आप, किस तरह से आप मैनेज करते हैं? सर जैसे वीक स्टूडेंट जो होते हैं उन पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, प्लस उन्हें एक्स्ट्रा भी बुलाता हूँ कि यदि मेरे पास जैसे टाइम बचता है तो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ कि बेटा आप इस टाइम में और आ जाइए, आप इस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक हैं, आपको इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं उन्हें एक्स्ट्रा भी बुलाता हूँ। क्योंकि जो बच्चे अच्छे हैं, एक्सीलेंट बच्चे हैं, उनको एक बार में समझ में आ जाता है या 2 बार में समझ में आ जाता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं बच्चों पे करना पड़ता है। तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करता हूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं यही कोशिश करता हूँ कि उनको अधिक से अधिक समय दे सकूँ ताकि वो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो वीक हैं उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और शायद यही कारण है कि आपके यहाँ आपकी क्लास में लोग बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं ताकि आप सब पर ध्यान देते। चलिए राखी, आपसे पूछना चाहूँगा, देखिए स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है आज के युग में। देखिए लगातार कंपटीशन भी बढ़ रहा है, उसी हिसाब से स्ट्रेस भी बढ़ रहा है क्योंकि हमको अचीव करना है, एग्ज़ाम भी पास करना है, क्रैक करनी है, और IIT JEE जो आप आगे बढ़ना चाहेंगे उसको भी क्रैक करना है। तो क्या कभी स्ट्रेस आता है आपको? जी, ऐसा होता है कि कई बार एग्ज़ाम्स भी होते हैं तो उसमें भी स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस तो स्टूडेंट्स को रहता ही है ज़्यादातर। तो जैसे कभी कभार क्या होता है कि सर भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें बिना स्ट्रेस के हमें एग्ज़ाम्स देने हैं, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। तो सर हमेशा, मतलब जब हम मोटिवेट नहीं होते हैं, डिसमोटिवेट हो जाते हैं, तो सर हमें हेल्प करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें बिल्कुल बिना स्ट्रेस के करना है। दीपक जी, कई बार हमने देखा कि पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों को कहाँ डालना है, किस स्ट्रीम में डालना है, क्या करवाना है। कभी ऐसा भी होता है जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं और ये कहते हों कि इसके आगे करियर को लेकर क्या हो सकता है, और अगर ऐसा पूछते हैं तो आप क्या गाइड करते हैं उनको? मैथ्स लिया तो क्या होगा, या बायोलॉजी लिया तो क्या होगा, और बच्चों को कहाँ एडमिशन करवाना चाहिए? कोई काउंसलिंग आप करते हैं क्या उनकी? जी सर, मैं बच्चों की डेली काउंसलिंग करता हूं और ज़्यादा काउंसलिंग तो नहीं कर पाता हूं, बट जैसा जैसा समय मिलता रहता है उस तरह से उनकी काउंसलिंग करता रहता हूं, उनको बताता रहता हूं कि बेटा यदि आप मैथ साइंस लोगे तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, ऐसे सिंपल BSc कर सकते हो, MSc कर सकते हो, BTech कर सकते हो, इस तरह से आप जा सकते हो। यदि आप बायो से स्ट्रीम से जाते हो तो आप वहाँ B फार्मा, M फार्मा और उसके साथ मेडिकल की पढ़ाई भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड यदि आप कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स में भी आप CA की तैयारी कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो। इस तरह से उन्हें समझाया जाता है। बाकी फिर उसके बाद भी यदि बच्चों को नहीं आता है तो फिर उनके पेरेंट्स को मैं अपनी कोचिंग पे बुला के और उनको बहुत अच्छे से डील करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि आपके बच्चे को इस फील्ड में जाना चाहिए, इस फील्ड में उस बच्चे की रुचि है। और मैनुअली मैं तो ये मानता हूँ कि जब बच्चे की जिस सब्जेक्ट में रुचि हो उसी के अनुसार ही उसे सब्जेक्ट डिसाइड करना चाहिए कि उसे मैथ साइंस लेना है या बायो साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। तो IIT JEE के लिए क्या पात्रता मापदंड है और उनके लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए, और खास तौर पर आपके इंस्टीट्यूट में आप कैसे तैयारी करवाते हैं? देखिए सर, मैनुअली IIT और 12th का सिलेबस लगभग सेम ही है। जो सम्स वहाँ पर आते हैं वही सम्स यहाँ पर भी आते हैं। यदि बच्चा उन्हें डीपली और प्रॉपर तरीके से पढ़े, उनके ऊपर अच्छे से फोकस करे, तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे से उन चीज़ों को क्रैक कर सकता है। क्योंकि इसके लिए मापदंड मैंने पहले एक बार देखा था कि 12th क्लास में 75% से अब बच्चे को होना चाहिए। बट यदि आपको मेरिट में आना है और टॉप 20 में आना है तो आपका 90% होना चाहिए। तो 90% बच्चा तभी ला सकता है जब वो आराम से कंटिन्यूअस में प्रैक्टिस करेगा और रेगुलर उस चीज़ को करेगा। जैसे मान लीजिए यदि वो एक दिन में एक सम्स करता है तो 365 दिन में पूरे 365 क्वेश्चन वो कर सकता है। यदि एक दिन में 2 क्वेश्चन करता है तो इस तरह से वो अपने सम्स को आगे बढ़ा सकता है। तो यदि पर डे वो प्रैक्टिस करेगा 1 आवर्स में, यदि डेली प्रैक्टिस करता है तो अभी वो नीट, IIT, JEE, ट्रिपल इन सबको बहुत अच्छे से निकाल सकता है। बिल्कुल, यानी कि एक उसके लिए कोई अलग सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस तो कोई कोर्स आता नहीं है, यहीं से आना है। और आप बेस इतना मजबूत कर देते हैं कि IIT JEE के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार हो सकता है। राखी, आप भी आपका भी गोल होगा इंजीनियर बनना, तो क्या इसके साथ साथ आपने उसकी भी तैयारी शुरू की है? जी,
क्या होता है कि हमें अपना गोल हमेशा सेट रखना चाहिए और उसके लिए हमेशा मतलब लोगों से सजेशन लेने चाहिए, पूछना चाहिए कि आगे मतलब ये फील्ड में हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसको अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है अगर गोल नहीं होगा तो फिर आप कैसे मतलब किस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो और आपका गोल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपका एक गोल सेट होना चाहिए, आप उसी के लिए मेहनत करें। तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल यही है कि मुझे अच्छे नंबर गोल करने हैं और लॉन्ग टर्म है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं उसके लिए लोगों से सजेशन लेती रहती हूँ और मोटिवेट होती रहती हूँ जी। तो धीरे धीरे कर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हैं, गोल की तरफ बढ़ रही हैं और उसकी पूरी तैयारी आपने कर रखी है। दीपक जी, आपसे पूछना चाहूँगा, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए जाना तो केमिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए कोई खास आपने फैकल्टीज़ वहाँ पर रखी हैं? जी सर, केमिस्ट्री के लिए मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि हमारे यहाँ कायनात मैडम हैं जो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी बहुत अच्छे से बच्चों को डील करती हैं। तो जैसे जो बच्चे मेरे पास फिजिक्स या मैथ के लिए आते हैं तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करता हूँ कि आप कायनात मैडम के पास जाएं और उनसे आप केमिस्ट्री पढ़ें, वो आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करा सकते हैं। और अदरवाइज़ भी यदि आपको वहाँ नहीं तो आप पहला सर के भी पास भी जा सकते हैं और भी जो केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर्स हैं आप उनके पास भी जा सकते हैं। जी। तकनीकी शिक्षा को आप कैसे देखते हैं आज के मौजूदा युग में? देखिए, वर्तमान समय में इसकी बहुत उपयोगिता है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं और अपने बच्चों को इसके बारे में क्या कुछ बताते हैं? देखिए सर, टेक्निकल एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमें कहीं जाना है तो काफ़ी टाइम लगता था, किसी से बात करनी है तो हमें एक लेटर लिख के भेजना पड़ता था जो काफ़ी टाइम बाद उन तक पहुंचता था। लेकिन अब टेक्निकल आ गया है तो हम यहाँ पर बैठ के हज़ारों मील दूर किसी से बात भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कहीं दूर जा भी सकते हैं। और टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे अच्छा योगदान है टेक्निकल का। यहाँ पर बच्चों को जैसे लैपटॉप का यूज़ हो गया जिससे वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और वो अपने डाउट्स निकालने के लिए इंटरनेट सेवा पर भी जा सकते हैं और उनको जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सारी की सारी अपनी कमियों को यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। जी, तो बहुत ज़रूरी है। तो अब जो हम इंडिया की बात करें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना आगे और किस तरह से आपको लगता है कि डेवलपमेंट अगर इंडिया का होना है तो कितना ज़रूरी है टेक्निकल फील्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना? देखिए, इंडिया के लिए तो मैं कहूँगा कि टेक्निकल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में जहाँ पर भी देखा जाए हर चीज़ में टेक्निकल चीज़ें बहुत कंटिन्यूस में चलती रहती हैं और बहुत ज़्यादा आगे तरफ बढ़ती रहती हैं। तो इस तरह से देखा जाएगा तो ये एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा हमारे पास एक ऑप्शन है कि इसको जिस तरह से इसका विस्तार किया जाएगा उस तरीके से बहुत आगे तक जाएगा और इससे हमको बहुत यूज़ भी होगा। चलिए, आपसे पूछना चाहूँगा राखी, आप क्या सोचती हैं टेक्निकल एजुकेशन के बारे में और इसके बारे में क्या आपने कोई गोल निश्चित कर रखा है? चूँकि आप इंजीनियर बनना चाहती है तो इंजीनियरिंग तो पूरा टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है, तो इसके लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? जी, मैं इंजीनियरिंग आईटी में करना चाहती हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो उसमें तो मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी वो है, कंप्यूटर का ही पूरा कोर्स रहता है, तो बहुत ज़रूरी है कि मतलब हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़े। और अभी आपने देखा कोरोना के टाइम पे हमारी जो मतलब ऑनलाइन मोड पे ही हमारे मतलब पढ़ाई सब कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह सब होते थे, तो बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है और आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको दिखाई देता है, टेलीविज़न के माध्यम से दिखाई देता है और जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ भी टेक्नोलॉजी के नए नए रूप दिखाई देते हैं। और साइंस में ख़ास तौर पर आपके इन सब्जेक्ट्स में तो आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बड़े जो है अचीवमेंट हासिल किए जा सकते हैं। बहरहाल एक बात और पूछना चाहूँगा, देखिए बंसल ग्रुप का जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में आपका क्या सोचना है सर? सर, बंसल ग्रुप का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये मानता हूँ कि बंसल ग्रुप एक तरह से एक बहुत बड़े विशाल पेड़ की तरह है जिस पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इसकी छाया में अपने भविष्य को संवार रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास किसी भी तरह का अचीवमेंट नहीं होता है और वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैंने खुद इन चीज़ों को देखा है कि वो बंसल ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ पर उनका स्टाफ जो है वो बहुत ही अच्छा है और वो उन बच्चों को सजेशन देता है, उन्हें पढ़ाता है, उनकी हर तरीके से मदद करता है। तो मेरा ये मानना है कि बंसल ग्रुप का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। राखी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब यही है कि हमने देखा कि बंसल अगर आप विज़िट करेंगे कॉलेज में तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे लैब्स हैं, काफ़ी फैकल्टी भी वहाँ की अच्छी है, वहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे मतलब यही लैब वगैरह इंस्ट्रूमेंट काफ़ी आप देखेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा है। राखी, एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि आप चूँकि देखिए आप पढ़ाई कर रही हैं, क्या टाइम टेबल है आपका? आप कितना पढ़ती हैं और क्या पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देती हैं? क्योंकि माता पिता तो यही कहते हैं कि बेटे समय पर खाओ, समय पर सो, इस तरह के दिशा निर्देश तो आप कोचिंग क्लास भी देती है, स्कूल भी देता है।
जी, मेरे पेरेंट्स कभी मुझ पे कोई दबाव नहीं बनाते हैं इस तरीके को लेके। और मैंने आपसे बोला जैसे कि मैं टाइम टेबल फॉलो करती हूँ, तो उस तरीके से मैं 6 आवर्स अपनी पढ़ाई को देती हूँ, तो मेरी अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। हर सब्जेक्ट को 1 आवर देती हूँ और मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को भी टाइम दे पाती हूँ इस तरीके से। सर, आपके कोचिंग में कुछ इस तरह की कोई व्यवस्था है, कल्चरल एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, जिससे कि जो बच्चों में जो स्ट्रेस आ जाता है पढ़ाई के साथ साथ, उनको थोड़ा रिलीफ दिया जाए, थोड़ा दूर किया जाए? जी सर, मैं इस तरह से बीच बीच में जैसे कि टेस्ट लेता रहता हूँ और उसके साथ साथ समय समय पर बच्चों को पिकनिक भी ले जाता हूँ, समय समय पर उनसे डिबेट्स भी करवाता हूँ कोचिंग में, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट होता रहे और उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और वो आसानी से बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में ध्यान भी दे सकें। और इससे ज़्यादा मैं ये करता हूँ कि डिबेट्स में एजुकेशन से रिलेटेड ही मैं पॉइंट्स रखता हूँ, ताकि वो अपना वाद विवाद बहुत अच्छे से कर सकें और उनमें उनको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सके, पूछ सकें। मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, आपको क्या लगता है किस तरह से आप तैयारी करवाते? क्योंकि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर देखा जाए पीईटी देना है या फिर आप आईआईटी जेईई देना है, इनके लिए स्पेशली मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, मैं समय समय पर उनको छोटे छोटे टेस्ट सीरीज बना के और उनको देता रहता हूँ और उसमें उनको ये बोलता हूँ कि आपको जो भी डाउट हो वो आप आके पूछ लें। बाकी जितने भी सम्स मुझे आते हैं या मैं भी कहीं ना कहीं से उनको अरेंज करके बहुत अच्छे से और उन बच्चों को बताता हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट इस टाइप का होता है कि जितने ज़्यादा वो मॉक टेस्ट देंगे उतने ज़्यादा उनके मार्क्स बढ़ने के चांसेस आ जाते हैं। यदि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मार्किंग हो जाती है। राखी, आप भी इस तरह से तैयारी करती हैं, घर पे प्रिपरेशन जो करती हैं वो कैसे करती हो? कई बच्चे ये सुनना भी चाहेंगे। जी, क्या होता है कि सर की कोचिंग में सर पहले ही सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं 2 मंथ्स पहले। देन इसके बाद वो टेस्ट सीरीज चलती है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हम मतलब अभी कितनी तैयारी हमें करनी है। टेस्ट के ज़रिए मार्क्स हमें पता चलते हैं। तो यही है कि अगर टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिससे हमें पता चलेगा, तो मतलब यही सब है कि हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। अकेले पढ़ती हैं आप, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ पढ़ती हैं, सोशल मीडिया की मदद के साथ पढ़ती हैं? किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हैं? जी, सोशल मीडिया तो व्हाट्सएप वगैरह पे जो मतलब ग्रुप हैं कोचिंग वगैरह के, वही सब हैं और मैं इंडिविजुअल पढ़ाई करती हूँ, बाकी सर टाइम देते हैं कोचिंग में। जी सर, कभी कोई बच्चे अगर चाहते हैं कि ये चीज़ डाउट है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आपके पास पहले आए थे तब भी नहीं हुआ, किसी वजह से नहीं हुआ, तो आप उनको एक्स्ट्रा समय देते हैं या फिर उनके लिए कोई अलग से आपने क्लासेस में ही टाइम दे रखा है? नहीं सर, मैंने उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दे रखा है, प्लस मैंने बच्चों को फ्री हैंड रखा है कि 24 आवर्स में आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि मैं अवेलेबल हूँ तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका तुरंत वहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो वो बेफिक्र होकर मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। घर पे भी मैंने उन्हें बोल के रखा है कि यदि मैं घर पर हूँ तो आप मुझे कॉल करके घर पे भी आ जाएं, ताकि आपको जो चीज़ नहीं आ रही है वो मैं आपको घर पे बुला के भी क्लियर कर सकता हूँ। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं दीपक जी? मैं तो सभी छात्रों को और सभी पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप बच्चों पे दबाव ना बनाएं। वो जिस तरह से पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दें, मेहनत करने दें। बाकी पर डे आप अपने बच्चे से एक बार बैठ के बात जरूर करें कि बेटा आपने क्या पढ़ा, आपको क्या आया, आप जहाँ कोचिंग जा रहे हैं कोचिंग वाले सर ने आपको क्या पढ़ाया या मैडम ने आपको क्या पढ़ाया। पर डे आप अपने बच्चों की एक बार इंक्वायरी जरूर करें, ताकि आपको भी पता चले कि बच्चे ने क्या पढ़ा है या बच्चे को कहाँ डाउट आ रहा है, बच्चे को क्या चीज़ नहीं आ रही है। तो मैं आप सभी से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को समय ज़रूर दें और उनके साथ पर डे 10 या 20 मिनट बैठ के उनसे बात जरूर करें। यानी संवाद बहुत जरूरी है। जी, आपसे भी एक छोटा सा जो आंसर लेना चाहूँगा राखी, क्या कुछ कहना चाहेंगी जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके बारे में? वो कैसे पढ़ें, क्या कुछ करें, क्या उनका लक्ष्य होना चाहिए? जी, गोल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपका यही है कि आपका एक गोल हो, उसको आप माइंड में लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। और एक टाइम टेबल आप मैनेज करिए, तो उससे आपकी हेल्थ भी और आपकी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है उसमें भी आपका माइंड लगेगा, तो स्टडी अच्छे से होगी। तो आप एक टाइम टेबल मैनेज करिए। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और मुझे यकीन है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको इससे फ़ायदा लाभ ज़रूर मिलेगा और अपने बच्चों को इसी तरह से वो प्रोत्साहित भी करेंगे। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राखी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।